नमस्कार। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की हमारी इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण धारा 78 पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये धारा नगरपालिकाओं की फाइनेंशियल लाइफलाइन के बारे में है, मतलब राज्य सरकार से जो उन्हें मदद मिलती है। तो ये पैसा आता कैसे है, किन किन रूपों में मिलता है और क्या इसके साथ कोई शर्तें भी होती हैं? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं। स्मार्टेस्ट सिंपल पर हम आपकी तैयारी को और भी आसान बनाने में लगे हुए हैं। हम हर दिन, जी हां हर दिन, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे 3 नई धाराओं पर डिटेल सेशन लेकर आते हैं और शाम 5 बजे आपको मिलता है दिन का सुजस सार। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। चलिए अब वापस आते हैं अपनी धारा 78 पर। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम धारा 78 के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये सहायता कितने तरह की होती है। उसके बाद हम इसके मकसद और शर्तों को समझेंगे, फिर परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे और हाँ, एक एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे और आखिर में फास्ट फैक्ट्स के साथ इस सेशन को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, धारा 78 का एक परिचय। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर इस धारा की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसका असली उद्देश्य क्या है। तो देखिए, धारा 78 का शीर्षक बिल्कुल सीधा और साफ है, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। ये धारा उस पूरे प्रोसेस को बताती है जिसके जरिए राज्य सरकार नगरपालिकाओं को उनके विकास के कामों के लिए और अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए आर्थिक मदद देती है। आप इसे नगरपालिकाओं के लिए एक तरह की फाइनेंशियल बैकबोन समझ सकते हैं, जो उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने की हिम्मत और ताकत देती है। अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है। जरा सोचिए, मान लीजिए किसी नगरपालिका को एक नया पुल बनवाना है या एक बड़ा अस्पताल बनाना है, तो क्या वो सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स या दूसरे लोकल टैक्स से इतना बड़ा खर्चा उठा सकती है? नहीं, ये लगभग नामुमकिन है। इतने बड़े विकास के कामों के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं और यहीं पर राज्य सरकार की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। तो ये तो साफ हो गया कि मदद क्यों जरूरी है। अब जरा ये देखते हैं कि ये जो मदद है ये किन किन रूपों में, मतलब किन किन तरीकों से नगरपालिकाओं तक पहुंचती है। ये बहुत ही दिलचस्प है और परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी। राज्य सरकार एक ही तरीके से पैसा नहीं देती, इसके 3 अलग अलग स्वरूप हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। पहला है अनुदान, जिसे ग्रांट भी कहते हैं। ये एक तरह का तोहफा है जिसे वापस नहीं करना होता। दूसरा है ऋण यानी लोन, जिसे ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। और तीसरा है अग्रिम यानी एडवांस, जो किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पहले ही दे दिया जाता है। इन तीनों के बीच का जो बारीक सा फर्क है ना, उसे याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नगरपालिका को पैसा मिल गया, लेकिन क्या वो इसे अपनी मर्जी से कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम इस मदद के पीछे का उद्देश्य और इससे जुड़ी शर्तों को समझेंगे। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह पैसा फ्री हैंड नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि नगरपालिका को खुली छूट नहीं मिलती कि वो इसे जैसे चाहे खर्च कर दे। इसके साथ हमेशा कुछ नियम और कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। तो ये शर्तें हैं क्या? आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली शर्त, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना है। दूसरी, ये कोई ऑप्शन नहीं है, नगरपालिका इन शर्तों को मानने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। तीसरी, पैसा जिस खास काम के लिए मिला है वो उसी पर खर्च होगा, मतलब अगर पैसा शहरी सड़क सुधार योजना के लिए है तो उसे सड़कों पर ही लगाना होगा, कहीं और नहीं। और चौथी और सबसे साफ बात, ये पैसा देता कौन है? हमेशा राज्य सरकार। अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम से जुड़ा है। अगर आपको इस पूरी धारा से कुछ गिनी चुनी बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? चलिए देखते हैं। बस ये 4 बिंदु अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, पैसा कौन देता है? जवाब है राज्य सरकार। दूसरा, पैसा किस रूप में मिलता है? जवाब है अनुदान, ऋण या अग्रिम। तीसरा, पैसा क्यों मिलता है? जवाब है राज्य की योजनाओं को लागू करने के लिए। और चौथा, क्या शर्तें मानना जरूरी है? जी हां, नगरपालिका को राज्य सरकार की हर शर्त माननी ही होगी। ये 4 बिंदु इस पूरी धारा का सार हैं, इसका निचोड़ है। चलिए अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए परखते हैं। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल कैसे बन सकते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन तीनों स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि इनमें से कौन सा सही है। आप चाहें तो सेशन को यहीं रोक सकते हैं, अपना जवाब तय कीजिए
कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचिए। तो इसका सही उत्तर है ए, केवल 2। जिनका जवाब सही है, बहुत बढ़िया, और अगर सही नहीं भी है तो चिंता की कोई बात नहीं। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं कि आखिर बाकी के 2 कथन गलत क्यों हैं। देखिए, ये सवाल हमारी समझ को बहुत अच्छे से परखता है। स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सरकार सिर्फ अनुदान नहीं बल्कि ऋण और अग्रिम भी दे सकती है। और स्टेटमेंट 3 तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये पैसा हमेशा शर्तों के साथ आता है। नगरपालिका को पूरी आजादी मतलब पूर्ण स्वायत्तता नहीं होती। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कथन 2 ही पूरी तरह से सही है। चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ फास्ट फैक्ट्स के साथ जल्दी से समेटते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। तो एक क्विक रिकैप। सहायता का स्रोत कौन? राज्य सरकार। सहायता के स्वरूप क्या? अनुदान, ऋण या अग्रिम। सहायता का उद्देश्य क्या? राज्य की योजनाओं को लागू करना। और सहायता की प्रकृति कैसी? शर्तें पूरी तरह से बाध्यकारी हैं। ये 4 फैक्ट्स इस धारा की नींव हैं। अगर आपको इस सेशन से कुछ भी नया सीखने को मिला और आपकी समझ बढ़ी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्मार्ट इज सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी जरूरी क्लास आपसे मिस न हो। अच्छा, जाने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि एमसीक्यू का आपका जवाब क्या था। और एक सवाल और, कमेंट में यह भी बताइए कि वित्तीय सहायता के वो 3 स्वरूप कौन कौन से हैं। देखते हैं कितनों को याद है। हमारा अगला सेशन धारा 79 पर होगा, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।